हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। जैसा कि आप लोग जानते हैं IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में नोटिफिकेशंस आई हुई है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, जिसके लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट डिफरेंट पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट 21 अगस्त तक है। अगर आपने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से टेक्निकल अटेंडेंट के पोस्ट भी हैं जिसके लिए ITI वाले एलिजिबल हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट के लिए जो वैकेंसी 2018 में आए हुए थे, उस साल कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चंस का लेवल क्या था, क्वेश्चंस के पैटर्न क्या थे और किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, इन सभी चीजों का आपको आइडिया लग सकेगा इस साल एग्जामिनेशंस देने में। इस वजह से पूरा लास्ट तक इस एपिसोड में बने रहिएगा। चूंकि आज है 15 अगस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस शुभकामनाओं के साथ साथ बेसिकली हम लोगों का जो बैच है एसके ट्यूटोरियल ऐप पर, उसमें स्पेशल 50% का डिस्काउंट आप सभी को दिया जा रहा है। अगर आप लोग IOCL एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं, तो आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बेसिकली हमारे बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। और बैच में अगर आप आज ज्वाइन होते हैं, यानी कि 15 अगस्त आज है, और आज रात 12 बजे तक में अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आपको स्पेशल 50% का डिस्काउंट मिलेगा हर एक कोर्सेज पे। तो इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे, और हम लोग देखने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो कि इस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी आप लोगों को इंटरनेट पर से सर्च करना, ढूंढना एक चैलेंजिंग काम होता होगा, क्योंकि बहुत सारा वेबसाइट ऐसा है इंटरनेट पर कि आप लिखेंगे IOCL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वहां पर किसी और एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हुए रहते हैं और वेबसाइट वाले बोलते हैं कि यही है IOCL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ऐसा हमने खुद देखा है जब मैं सर्च कर रहा था IOCL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। लेकिन ये जो है बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये ऑथेंटिक है जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, शुरुआत करते हैं आज के इस सफर को। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग भी चाहते हैं डाउनलोड करने के लिए, तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको बेसिकली जो बैच है टेक्निकल अटेंडेंट का, इस पर जब क्लिक करेंगे आप तो जब यहां कंटेंट में जाएंगे तो आप लोग भी यहां पे डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। जब मैं यहां पर स्क्रॉल करूंगा पूरे चीजों को, तो यहां पर देखिए IOCL टेक्निकल अटेंडेंट 2018 PYQ PDF यहां दिख रहा है। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खुल जाएंगे। तो यहां से आप लोग चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में यही डिस्कशन करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। आई होप आप सभी को स्क्रीन अच्छे से विजिबल होगा, क्वेश्चंस भी पढ़ने में आएगी। तो इसका एग्जामिनेशन जो होता है, पहले होता था OMR बेस्ड, यानी ऑफलाइन एग्जामिनेशन पहले हुआ करते थे, लेकिन इस बार जो होंगे आप लोगों का ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। आप सभी को पता है इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ये भी आप लोगों को पता होगी। नहीं पता है तो जान लीजिए, मैं बता देता हूं कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं एग्जामिनेशन में। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन नंबर पहला से। क्या था क्वेश्चन? टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट के लिए जो बेसिकली था, ये नोटिफिकेशन आई हुई थी। हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं क्योंकि ITI वाले जो बच्चे होते हैं वो हिंदी वाले भी रहते हैं और इंग्लिश वाले भी रहते हैं। वो डिपेंड करता है किस रीजन से वीडियोस को देख रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम बच्चे ITI के कोर्सेज के बेसिस पे जब कोई भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करते हैं, उनका रिक्वेस्ट होता है कि सर हिंदी में अगर कोर्सेज हो तो ज़्यादा सहूलियत होती है मुझे समझने में। इस वजह से हिंदी वाले को ज़्यादा से ध्यान दे करके यहाँ पर फोकस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, लोहे के उपकरण में जंग मुख्य रूप से किस वजह से होता है? यानी कि जंग जो लगता है वो मुख्य रूप से किस वजह से लगता है? आप सभी को आई थिंक क्वेश्चन बहुत अच्छे से विजिबल नहीं होगा, ये PDF ही बेसिकली फट रहा है, कह सकते हैं। इसको आप लोग जो है अगर अपने फ़ोन में डाउनलोड करेंगे तो अच्छे से विजिबल रहेगा। इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे ऐप पर अवेलेबल है। इसको डाउनलोड करके आप लोग अपने फ़ोन में देख सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल क्वेश्चन को पढ़ते ही चलता हूँ और आप सभी को बताते चलता हूँ। फिर भी एक बार मैं ब्राइटनेस को कम करके कोशिश करता हूँ आप लोगों को, ताकि अच्छे से विजिबल रहे। तो वेट ए मिनट, आप लोग इसको देख सकते हैं। आई थिंक कुछ हद तक ये ठीक हो गई होगी। तो पहला नंबर ऑप्शन है वायुमंडलीय हवा और पानी के
साथ लोहे की बेसिकली रिएक्शंस की वजह से, या प्रतिक्रिया जहरीले रसायनों के साथ लोहे की, या प्रतिक्रिया सूर्य के प्रकाश के साथ लोहे की, और उपकरण का लगातार यांत्रिक उपयोग का। तो यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ना वो होगा वायुमंडलीय हवा और पानी के साथ लोहे की। क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता है, बहुत बेसिक सा रहता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में भी इसी क्वेश्चन को देख सकते हैं। कहता है रस्टिंग ऑन आयरन इक्विपमेंट इज मेनली ड्यू टू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रिएक्शन ऑफ आयरन विथ एटमॉस्फेरिक एयर एंड वाटर, बात सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है कोई भी कंडक्टर में किसके फ्लो होने से बहता है, इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का, या फिर इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस का, या फिर चार्ज्ड पार्टिकल्स का। तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पहाड़ियों पर पानी कम तापमान पर उबलने लगता है क्योंकि, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में पानी जो होता है वो कम टेम्परेचर पे ही उबलने लगता है, ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन ए है पहाड़ियों पर ठंड होती है, ऑप्शन बी है पहाड़ियों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, और ऑप्शन सी है ऑक्सीजन कम होती है, या ऑप्शन डी है पहाड़ियों पर हवा के दबाव में कमी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि पहाड़ियों पर हवा के दबाव में कमी होती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इधर क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, देख लेंगे कि वाटर बॉइल्स एट ए लोअर टेम्परेचर ऑन द हिल्स बिकॉज इट इज कॉल्ड ऑन द हिल्स, कोल्ड ऑन द हिल्स, और देयर इज ए लेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द हिल्स, और देयर इज ए लेस ऑक्सीजन, और देयर इज ए डिक्रीज इन एयर प्रेशर ऑन द हिल्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन जो होता है कि सर्ज इंपीडेंस होता है, टेलीफोन लाइन का सर्ज इंपीडेंस कितना होता है, 75 ओम्स, 600 ओम्स, 500 ओम्स, या फिर 50 ओम्स, कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 75 ओम्स है। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं फैक्ट बेस्ड जो कि आपको याद रखने होते हैं, ठीक है, तो इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है दो कैपेसिटर C1 और C2 को श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो उनका सम मूल्य कैपेसिटेंस क्या होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि दो कैपेसिटेंस है उसको सीरीज में जोड़ दिया गया है तो उसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। वही है टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। आप सभी लोग जानते ही हैं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बेसिकली C1 इंटू C2, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा क्या, ठीक है। श्रृंखला में किस में जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है कैपेसिटेंस। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। क्योंकि यहां पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा चीजों को कि रेजिस्टेंस को हम लोग जब जोड़ते हैं, रेजिस्टेंस को तो हम लोग लिखते हैं क्या, सीरीज में जब जोड़ते हैं तो R1 प्लस R2 लिखते हैं, है ना। रेजिस्टेंस के केस में सिंपल में R1 प्लस R2, कैपेसिटेंस के केस में भी L1 प्लस L2 लिखते हैं। लेकिन जब कैपेसिटेंस का बात होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/C1 प्लस 1/C2, जब इसको हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं तब। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये क्या आएगा, एलसीएम इसका C1 इंटू C2 और ऊपर में C1 प्लस C2 होगा, है ना, और इसी को रेसिप्रोकेट करिएगा C1 इंटू C2 बत, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा ठीक से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वेल्डिंग संबंधित प्रक्रिया नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेल्डिंग रिलेटेड प्रोसेस, सोल्डरिंग, ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग, या ड्रिलिंग, या फिर आर्क कटिंग। इनमें से कौन जो है वो बेसिकली वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं है। तो सिंपल सी बात है ड्रिलिंग जो है वो यहाँ पर ऑक्सीजन कह सकते हैं वेल्डिंग से संबंधित प्रक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है शरीर की गर्मी या ठंडक डिग्री को कहते हैं, क्या कहते हैं, उष्मा, ताप, केल्विन या विकिरण। तो इसको अंग्रेजी में समझ लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, जो बॉडी हम लोगों का गर्म होता है या ठंडा होता है उसको कहते हैं बेसिकली ऑप्शन ए हीट, बी टेम्परेचर, सी केल्विन और डी रेडिएशन। तो राइट आंसर होगा रेडिएशन, ऑप्शन नंबर डी, इसको विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकिरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए चीजेल यूज्ड फॉर कटिंग की वेज इज, यानी कि चीजेल जो होता है वर्कशॉप में आपने बेसिकली देखा होगा, इसका जो यूज किया जाता है कट करने के लिए किस तरह के, देखिए फ्लैट छेनी और कैप छेनी और
गोल नाक वाली छेनी और डायमंड पॉइंट वाली छेनी। ठीक है, अंग्रेजी में फ्लैट चीजेल, कैप चीजेल, राउंड नॉइज चीजेल और डायमंड पॉइंट चीजेल। तो इसका राइट आंसर होगा कैप छेनी जो होता है इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सभी में से किसमें कम सयनता होती है, यानी कि विस्कोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट विस्कोसिटी ऑफ ऑल। पहला नंबर है नेफ्थाम, केरोसिन, डीजल और लूब ईंधन, यानी कि किसका विस्कोसिटी सबसे कम होता है। विस्कोसिटी समझते होंगे आप लोग, पढ़े होंगे सयांता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ल्यूब ऑयल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंजन सिलेंडर के आकार की पहचान होती है, तो इंजन सिलेंडर का आकार कैसे पहचान में होती है। ऑप्शन नंबर ए डायमीटर एवं बोर से, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट एंड एफिशिएंसी से, या बोर एंड स्ट्रोक से, या डी नंबर है बोर एवं लेथ से। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोर एवं लेथ से। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, बोर एवं लेथ से। इसी क्वेश्चंस को इंग्लिश में अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन है द साइज ऑफ इंजन सिलेंडर इज रेफर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स बोर एंड लेंथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गवर्नर होता है, यानी कि एक गवर्नर इज ए, तो यहां पर तापमान संवेदनशील उपकरण है, या गति संवेदनशील उपकरण है, या निर्वात संवेदनशील उपकरण है, या दबाव संवेदनशील उपकरण है। इसमें से गवर्नर कौन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताएंगे फटाफट से। ठीक है, ये क्वेश्चंस का आंसर जो है आप लोग सर्च करके बताएंगे अच्छे से। हालांकि गूगल पे सर्च करेंगे गवर्नर होता है तो कहेगा आरबीआई का। ठीक है, जबकि यहाँ पर वो नहीं होगा। ठीक है, इसका क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के आंसर्स को आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख करके भेजेंगे, और जिसका सही आंसर होगा उसका नेक्स्ट एपिसोड में मैं नाम लूंगा। ठीक है, चलिए ये असाइनमेंट का क्वेश्चंस है, आप लोग करिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जब हम असक्त ध्वनि से प्रबल ध्वनि में बदलाव करते हैं तब हम बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं। ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी को, एम्पलीट्यूड को, वेलोसिटी को, या वेवलेंथ को। तो कहते हैं कि इंग्लिश में व्हेन वी चेंज द फीबल साउंड टू लाउड साउंड वी इंक्रीज इट्स। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं साउंड को, या फिर एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं, या वेलोसिटी को, या वेवलेंथ को। इसका राइट आंसर क्या होगा, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, आवाज का फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आईटीआई में रेडियो ऑपरेटर वाला होता है ना, मतलब वो सभी लोग आंसर दे सकते हैं इसका अच्छे से। आते हैं यहाँ पे, ठोस एवं द्रव के समीक्षण को पृथक करने की कौन सी प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है अवसादन, बी है फिल्ट्रेशन, सी है वाष्पीकरण, और डी है प्रभाजी आसवन। अब इसको इंग्लिश में समझते हैं। विच इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। कौन सा जो है वो प्रोसेस नहीं है सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर्स को सेपरेट करने का। ऑप्शन ए है सेडिमेंटेशन, बी है फिल्ट्रेशन, और सी है इवेपोरेशन, और डी है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बेसिकली आपका डी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि प्रभाजी आसवन विधि जो है ये होगा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अनिलीन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक है दबाव को कम करने हेतु, यहाँ पर बेसिकली हार्डन स्टील स्लाइटली मतलब कठोर स्टील हेतु, या मशीन का चरित्रीकरण में सुधार हेतु, या मृदु पदार्थ हेतु। देखिए कभी कभी आपके एग्जामिनेशंस में भी हिंदी में क्वेश्चंस के कुछ कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किए जाएंगे जिसको पढ़ करके आप खुद उसका मीनिंग को नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अनिलीन, और यहाँ पर देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है, मशीन के कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पर कैरेक्टर का चरित्र लिख दिया है। ठीक है, चरित्र मतलब स्वभाव, नेचर। तो क्वेश्चंस कुछ फनी लगता है हिंदी में अगर सब कुछ देखा जाए तो। ठीक है, मशीन का चरित्रीकरण में सुधार हेतु, थोड़ा फनी लगता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं। जहां पर डाउट हो इंग्लिश में क्वेश्चंस को भी पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में दोनों लैंग्वेज में रहता है। तो व्हिच इज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट एनिलिंग। एनिलिंग के रिलेटेड कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। एनिलिंग इज डन टू रिलीव स्ट्रेसेस। ऑप्शन नंबर बी है हार्डन स्टील स्लाइटली, और सी है इम्प्रूव मशीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और डी है सॉफ्ट मटेरियल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉफ्ट मटेरियल। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन, इंडक्शन या बोथ फ्रिक्शन एंड इंडक्शन। यानी कि कहता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है कैसे प्राप्त किया जाता है, तो इसका क्या होगा राइट आंसर, केमिकल रिएक्शन से, फ्रिक्शन से या इंडक्शन से या फिर बोथ इंडक्शन एंड फ्रिक्शन एंड इंडक्शन से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडक्शन से। किससे? इंडक्शन से। अच्छा वेट ए मिनट, यहां पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कह रहा है, इसीलिए ये होगा केमिकल रिएक्शन से। किससे होगा? केमिकल रिएक्शन से। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है विच एनर्जी काउजेज लीस्ट पॉल्यूशन, मतलब कौन सी ऊर्जा कम प्रदूषण को उत्पन्न करती है? सोलर ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा, न्यूक्लियर और केमिकल। सिंपल सी बात है, सोलर ऊर्जा जो है क्या करती है? पॉल्यूशन को कम फैलाती है। तो ये तो बच्चा भी आंसर दे देगा कोई भी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह दृश्य प्रपंचता जो बीकर में डूबे हुए ट्यूब के भीतर जल स्तर की वृद्धि का वर्णन करती हो उसे कहते हैं विसरण, गतिकी दबाव, कोशिकत्व और सरफेस टेंशन। तो इसका देखिए अंग्रेजी में क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है क्योंकि हिंदी थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा टफ है। द फेनोमेना दैट explains rise of water level inside a tube dipped in a beaker is explained as, कहता है कि वैसी घटना जो वाटर लेवल का बढ़ना दिखाएगा किसी भी ट्यूब के अंदर में जो डूबा हुआ रहेगा बीकर में कोई ट्यूब, तो ये क्यों होता है? डिफ्यूजन की वजह से, डायनामिक प्रेशर की वजह से, कैपिलरिटी की वजह से या फिर सरफेस टेंशन की वजह से। तो इसका राइट आंसर होगा डिफ्यूजन की वजह से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर की गति डैश के द्वारा भिन्न हो सकती है? फ्रीक्वेंसी की आपूर्ति में परिवर्तन से, पोल्स की संख्या में परिवर्तन से और बहुगति वीडिंग्स का प्रयोग या उपयुक्त सभी। द स्पीड ऑफ द मोटर कैन बी वेरीड बाय चेंजिंग सप्लाई फ्रीक्वेंसी या चेंजिंग नंबर ऑफ पोल्स या यूजिंग मल्टी स्पीड वाइंडिंग्स या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इसका राइट आंसर ये तो समझ में आ गया। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑल ऑफ द एबव होगा, लेकिन 17 नंबर क्वेश्चन का एक बार और मैं फिर से सोचना चाहता हूं, इस आंसर को सही करेक्ट करना चाहता हूं कि द फेनोमेना एक्सप्लेन जो करता है वाटर लेवल को, जो बढ़ता है वाटर लेवल इनसाइड द ट्यूब। अच्छा, ट्यूब के अंदर में डिप्ट इन ए बीकर, ठीक है, डिफ्यूजन ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, कहते हैं 3 प्रावस्था वाले इंडक्शन मोटर की दिशा किसके द्वारा उल्टी की जा सकती है? यानी कि द डायरेक्शन ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखिए 3 प्रावस्था, ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है बी रिवर्स्ड बाय, ठीक है, जस्ट गूगल ट्रांसलेटर से इसको ट्रांसलेट किया गया है, इस वजह से लैंग्वेज थोड़ा सा प्योर शुद्ध हिंदी है। ठीक है, आते हैं यहाँ पे चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट के फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। या फिर इंटरचेंजिंग एनी 2 सप्लाई टर्मिनल्स ऑफ द इंडक्शन मोटर या चेंज द फेज सीक्वेंस आइदर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? डायरेक्शन अगर चेंज करना हो तो इंटरचेंजिंग एनी 2 सप्लाई टर्मिनल्स ऑफ द इंडक्शन मोटर और चेंजिंग द फेज सीक्वेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, आइदर वाला। अगला क्वेश्चन है, वह धातु जिसे स्टेनलेस स्टील में संक्षारण प्रतिरोध के लिए मुख्य रूप से प्रयोग होती है? सिलिकॉन, मैग्नीज, कार्बन और क्रोमियम। द एलॉय मेनली यूज्ड फॉर कोरोजन रेजिस्टेंस इन द स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील मतलब स्टेनलेस स्टील में किसको कोरोजन यानी कि जंग लगने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम। क्या होगा? क्रोमियम का यूज किया जाता है। आप देखते होंगे साइकिल का हैंडल सब जो होता है उस पे स्टील का लेयर चढ़ाया हुआ होता है जिसको एनोडाइजिंग प्रोसेस भी कहते हैं, या क्रोमियम का लेयर चढ़ाया हुआ है ताकि वो चमकता है स्टील की तरह। ठीक है, एक लेयर चढ़ा दिया जाता है ताकि उस पर जंग नहीं लगे। अगला क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच इनेबल्स इट्स टू रिटेन द डिफॉर्मेशन परमानेंटली इज कॉल्ड। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटलनेस है, बी डक्टिलिटी है और सी मिलेबिलिटी है और डी प्लास्टिक है।
हिंदी में पढ़ें क्वेश्चन को तो पदार्थ का गुण जो अस्थायी रूप से विरूपण को बनाए रखने में सक्षम रखता हो उसे क्या कहते हैं? ब्रिटलनेस, इक्विलिटी या मेलिएबिलिटी और प्लास्टिसिटी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शंस में। क्वेश्चन नंबर 21 का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम अपवर्गीय है? तो इसका राइट आंसर होगा हीरा, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल एब्रेसिव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बेसिकली ऑप्शन नंबर बी, डायमंड। अगला क्वेश्चन है, बियरिंग का प्रयोग होता है, बॉल बियरिंग होता है ना, उसका प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है निर्धारित स्थान में शाफ्ट का समर्थन एवं पकड़ना, और दूसरा है शाफ्ट को निर्बाध कार्य करने देना, और कहता है यहाँ पर रबिंग यानी कि निघर्षण क्रिया को कम करना, या उपयुक्त सभी। देखिए बियरिंग का जो यूज किया जाता है वो बेसिकली फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ताकि वो स्मूथली रोटेट कर सके आपका रोटर जो हो। कहता है बियरिंग आर यूज्ड फॉर सपोर्ट एंड होल्ड द शाफ्ट इन फिक्स्ड पोजीशन, ये भी हो सकता है। अलाउ द शाफ्ट टू रन फ्रीली, बहुत अच्छी बात है। और मिनिमाइज द रबिंग एक्शन यानी कि घर्षण को कम करने के लिए, और ऑल ऑफ द एबव यानी कि सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बियरिंग का प्रयोग ये सभी कारणों से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के लिए, वाहन भार दबाव मापने का यंत्र परीक्षक कौन से सिद्धांतों पर आधारित होता है? ऑप्शन ए है पास्कल लॉ, बी है डाल्टन लॉ, सी है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और डी है एवोग्राडो हाइपोथेसिस। यानी कि डेड वेट प्रेशर गेज टेस्टर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी और एवोग्राडो हाइपोथेसिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एवोग्राडो हाइपोथेसिस। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर का लीकेज फ्लक्स इस पर निर्भर करता है। अब किसी भी ट्रांसफार्मर का लीकेज फ्लक्स जो है किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शन नंबर ए है अप्लाइड वोल्टेज पर, या फिर फ्रीक्वेंसी पर, या लोड करंट पर, या म्यूचुअल फ्लक्स पे। इसका राइट आंसर होगा लोड करंट के ऊपर डिपेंड करता है। इंग्लिश में वही क्वेश्चन है, द लीकेज फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन द अप्लाइड वोल्टेज, द फ्रीक्वेंसी, द लोड करंट और द म्यूचुअल फ्लक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द लोड करंट। अगला क्वेश्चन है, ब्रेजन में सामान्य तौर पर प्रयोग होने वाला फ्लस्क है। ऑप्शन ए है जिंक क्लोराइड, बी है अमोनियम क्लोराइड, सी है रोसिन फ्लस प्लस एल्कोहल और बोरक्स। अंग्रेजी में थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन्स नहीं रहे। द फ्लक्स कॉमनली यूज्ड इन ब्रेजिंग, ब्रेजिंग के लिए जो मेनली यूज किया जाता है कॉमनली बेसिकली उसको ब्रेजिंग के लिए, जिंक क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड का, रोजिन प्लस एल्कोहल या बोरक्स का। इसका राइट आंसर होगा जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सीट मेटल की मोटाई को नंबरों की संख्या से दर्शाया जाता है, उसे कहते हैं क्या? नंबर साइज, गेज, स्टैंडर्ड साइज या फिलेट। कहते हैं द थिकनेस ऑफ ए सीट मेटल इज इंडिकेटेड बाय द सीरीज ऑफ नंबर्स विच इज कॉल्ड एज ए नंबर साइज, गेज, स्टैंडर्ड साइज, फिलेट। देखिए किसी भी सीट का अगर मोटाई को मेजर करना होता है तो उसको गेज से मेजर करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक मशीन में कैविटेशन होने का मुख्य कारण है। देखिए निम्न वैलिडिटी, उच्च वैलिडिटी, निम्न दाब और उच्च दबाव। ऑप्शन नंबर ए है द कैविएशंस इन ए हाइड्रोलिक मशीन इज मेनली ड्यू टू लो वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाई वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन में इवेंट्स का अनुक्रम का क्रम ये होता है। ऑप्शन नंबर बी है सक्शन, पावर, कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जल की अधिकतम सघनता होती है, कब होती है जल की मैक्सिमम डेंसिटी, किस टेम्परेचर पे? ऑप्शन नंबर ए है 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री केल्विन पे, 4 डिग्री केल्विन पे, या 100 डिग्री केल्विन पे।
तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री केल्विन पे जब वो बर्फ जमने की प्रक्रिया में होती है, यानी 0 डिग्री टेम्परेचर पे बर्फ जमने लगता है ना जी, पानी जमने लगता है, तो वहां पर उस वक्त जो होता है डेंसिटी वाटर का बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। अगला क्वेश्चन है 5 मिनट में 210 वाट बिजली के बल्ब में हीट की कितनी कैलोरी विकसित होगी, यानी कि हाउ मेनी कैलोरीज ऑफ हीट विल बी डेवलप्ड इन ए 210 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इन 5 मिनट। ऑप्शन ए है 15,000, 1050, 63,000, 8,000, 80,000। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 1050, यानी कि 1050 जो होगा बेसिकली कैलोरी की हीट जिसमें डेवलप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल इंजन का एयर फ्यूल अनुपात किससे नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए है कार्बेटर, बी है गवर्नर, सी है इंजेक्टर और डी है फ्यूल पंप। द एयर फ्यूल रेशियो ऑफ द पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल्ड बाय कार्बेटर, गवर्नर, इंजेक्टर या फ्यूल पंप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बेसिकली द एयर फ्यूल रेशियो ऑफ द पेट्रोल इंजन इज कार्बेटर होना चाहिए। ठीक है, बाद बाकी इसका आंसर यहाँ पे दिए गए नहीं है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा इस आंसर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न गैस में से कौन सा पृथ्वी के ओजोन परत पर सबसे विनाशकारी प्रभाव डालती है। ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी है नाइट्रोजन, सी है इथेनॉल और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। Which of the following gases has most destructive effects on the ozone layer of the earth? तो इसका राइट आंसर क्या बताया हमने, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है जल के हेड का प्रयोग 25 मीटर दबाव बराबर होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 245 किलोमीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बेसिकली जस्ट ये बेसिक सा क्वेश्चन है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, इसको गूगल सर्च करके आपको पता करनी होगी, कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पारद के कारण कांच गीला नहीं होता है और यह इसे मतलब पदार्थ का द्रव्य का ये कौन सा गुण है। आसंजन, एकजुटता, चिपचिपापन या सतह तनाव। मरकरी डज नॉट वेट ग्लास, यानी कि मरकरी जो होता है वो ग्लास को नहीं भिंगाता है। दिस इज ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड नॉन एज, तो ये कौन से प्रॉपर्टीज के वजह से। तो इसका राइट आंसर होगा बेसिकली सतही तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन के वजह से। ठीक है, आप लोग देखते होंगे जो कच्चू होता है, कच्चू एक साग होता है बेसिकली कह सकते हैं, गांव घर में उसका बनाया जाता है, उस पर भी अगर पानी पड़ता है, ठीक है, पेक्चा भी बोला जाता है उसको शायद, तो उस पर पानी जब पड़ता है तो वो भी सरफेस टेंशन की वजह से वो पानी का जो बूंद होता है वो गोल बन करके घड़क करके नीचे गिर जाता है। सेम उसी तरह से यहाँ पर वो भी काम करता है जो मरकरी है, इसलिए शीशा को गीला नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का नापने करने वाला उपकरण क्या है। स्विच, वॉट ओवर मीटर या वोल्ट मीटर या प्लग। कहता है इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन मेजर करता है। स्विच तो मेजर करता नहीं है। वॉट आवर मीटर मेजर करता है क्या, तो नहीं करता है। तो वोल्ट मीटर करता है क्या, यस वोल्ट मीटर करता है। प्लग भी नहीं करता है, मेजर थोड़ी ना करता है प्लग। तो सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया रहेगा कोई भी कैंडिडेट को तो आराम से कट ऑफ को क्रॉस कर जाएगा। और आप लोग कट ऑफ अगर जानेंगे नहीं सेक्शन का तो दंग रह जाएंगे, कहेंगे अरे इतना कम जाता है। 100 नंबर में आपको 40 नंबर लाना है, पिछला बार ऐसा ही हुआ था, 40 से गया था कट ऑफ। तो इस बार नहीं लाना है, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा लाना है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होंगे थोड़ा सा, है ना। और समय बदले, जज्बात बदले, पॉपुलेशन बढ़े, देश के सब कुछ बदल रहा है, आपको भी थोड़ा सा कट ऑफ में बदलना पड़ेगा। 60 का टारगेट रखिएगा कि सॉलिड सही हो। ऐसे तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, सब में मारना है क्वेश्चन में टिक, सभी क्वेश्चन को बना करके आनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कोशिश करनी है कि सही ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, चलिए अगर आपका 60 प्लस सही हो जाता है तो आप कट ऑफ को क्रॉस कर जाएंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडमिटेंस इसका रेसिप्रोकल होता है। एडमिटेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस और इंपीडेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है, इसीलिए इसको नहीं बताऊंगा मैं। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीनों में रोटेशनल लॉसेस में ये लॉसेस होते हैं। रोटेशनल लॉसेस मशीन में कौन सा लॉस होता है? फ्रिक्शन और विंडेज लॉस होता है, या स्टेटर कोर फ्रिक्शन और विंडेज लॉस होता है, या रोटर कोर फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस होता है, या स्ट्रेल लोड लॉसेस और फ्रिक्शन और विंडेज लॉस होता है? तो इसका बताना है। इलेक्ट्रिकल मशीन में रोटेशनल लॉसेस में से लॉसेस होते हैं तो फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक साधारण सर्किट के विद्युत प्रवाह को नापने के लिए एक एमीटर इस तरह से जुड़ा होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा उसको बताऊंगा मैं। बैटरी के समांतर में, बैटरी के श्रृंखला में, वोल्टमीटर के समांतर में, या रजिस्टर के समांतर में। देखिए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा लगता है एग्जाम में कोई नॉर्मल सा बेसिक सा बच्चा भी ITI करके बैठा हुआ होगा, आराम से सॉल्व कर देगा इस सब क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैटरी के श्रृंखला में अगर वो जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? एमीटर अगर मतलब कह रहा है कि कोई भी सर्किट में, ठीक है, एमीटर को कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए एमीटर को अगर हम लोगों को करंट को नापना हो, विद्युत धारा को मेजर करना हो, तो सर्किट में हम लोग उसको श्रृंखला में जोड़ते हैं, यानी कि सीरीज में जोड़ते हैं। और अगर वोल्टेज को जोड़ना हो तो उसको पैरेलल में जोड़ते हैं सर्किट में, ताकि वोल्टेज को मेजर कर सकें। ये चीज क्लियरली समझ में आ गया? तो वोल्टमीटर को समांतर क्रम समूहन में और जो एमीटर है इसको श्रेणी क्रम समूहन में हम लोग जोड़ते हैं किसी भी विद्युत सर्किट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कंडक्टेंस इज इक्वल टू सीमेंस होता है तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए कंडक्टेंस इज इक्वल टू सीमेंस अगर होता है तो रेजिस्टेंस ओम होगा, कैपेसिटेंस जो होगा वो हेनरी होगा, और अधिष्ठापन फराद होगा, और ल्यूमेन जो होगा स्टेरियोराइटिंग होगा, तो स्टेरेडियन होगा। यानी कंडक्टेंस का अगर सीमेंस होता है, सीमेंस, तो रेजिस्टेंस का ओम होगा। इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट वो क्या है? सीमेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का ओम होगा। कैपेसिटेंस का हेनरी नहीं होता है, कैपेसिटेंस का फैराड होता है, इंडक्टेंस का हेनरी होता है, ल्यूमेन का स्टेरेडियन नहीं होता है। यानी कि ये सब तीनों ऑप्शन गलत है, ये सही है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दो द्रव्यों को किसके द्वारा अलग मतलब किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर होगा ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बी है क्रिस्टलाइजेशन, सी है इवेपोरेशन, और डी है फिल्ट्रेशन। तो टू लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बी है क्रिस्टलाइजेशन, सी है इवेपोरेशन, और डी है फिल्ट्रेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगला क्वेश्चन है, वाहन में पीछे देखने के लिए किस प्रकार का आईना का उपयोग किया जाता है? देखिए ये सब तो बहुत ही बेसिक सा चीजें हैं। कॉनकेव का, कॉन्वेक्स का, प्लेन मिरर का, उपरोक्त सभी का। तो इसका राइट आंसर होगा वाहन में पीछे देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है साइड मिरर के रूप में। जो गाड़ी के ड्राइविंग सीट और को ड्राइवर सीट के साइड में जो आईना लगा हुआ होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर, और गाड़ी के हेडलाइट में जो लगा हुआ होता है वहां पर होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस लगा हुआ होता है। इस चीज को अच्छे से कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, क्लियर रखिएगा इन चीजों को। ठीक है, तो कॉनकेव को लगाते हैं हेडलाइट में, कॉन्वेक्स को लगाते हैं मेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। कहता है निम्नलिखित में से सबसे कठोर कोयला कौन सा है? देखिए पीट कोयला, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, और फिर क्या है लिंगानाइट। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो होगा इसका होगा बिटुमिनस। बिटुमिनस जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन एक बार चेक भी कर लीजिएगा आंसर को, अगर जरूरत पड़े तो। कोई क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर गलत दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स में भी थोड़ा बहुत हमसे भी गलतियां हो सकती है, इंसान है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस के आंसर मुझे भी याद तो है नहीं, रेंडमली जैसे जैसे माइंड में आते जाता है मैं एक्सप्लेन करते जाता हूं। तो इसीलिए अगर किसी भी क्वेश्चंस में किसी क्वेश्चंस के आंसर में अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट लगे तो इस क्वेश्चंस को गूगल पे लिख करके सर्च करके एक बार देख लीजिएगा जरूर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जस्ट मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं, और इसी के साथ साथ कुछ आंसर अगर ऑथेंटिक वे में मेरे से आते रहते हैं सब कुछ सही तो वो एक्सप्लेन भी कर देता हूं मैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे पेट्रोलियम उत्पादों, ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोक्साइड कंपाउंड
कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, सल्फेट कंपाउंड या नाइट्रेट कंपाउंड। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से। आई थिंक इसका आंसर होगा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब दो ओम के रेजिस्टेंट समांतर में होते हैं तो प्रभावी रेजिस्टेंस होगा। यानी कि दो रेजिस्टेंस को 2 ओम का यानी 2 ओम का 2 रेजिस्टेंस है, उसको पैरेलली कनेक्ट किया गया है, तो बताइए इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हो जाएगा कितना, 1 ओम होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग जानते हैं रेजिस्टेंस को, जो हम जब 2 रेजिस्टेंस हम लोगों का सीरीज में होगा, कैसे होगा, पैरेलल में कनेक्टेड होगा इस तरह से, और दोनों सेम होता है। अगर क्या है, 2 ओम का ये है और 2 ओम का ये है, टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना हो तो सेम अगर वैल्यू रहे रेजिस्टेंस का और वो समांतर में जुड़ा हुआ रहे तो जस्ट इसका आधा हो जाता है, यानी कि 2 का आधा 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का संचालन करती है, पोर्सिलीन, ग्रेफाइट, रबड़ और लकड़ी। तो रबड़ लकड़ी तो ऐसे छांट दीजिए, पोर्सिलीन थोड़ा सा लग रहा था डाउटफुल, लेकिन ये भी इंसुलेटर के तरह ही, इंसुलेटर के रूप में ही यूज किया जाता है। इसको भी आप लोग देखते होंगे पोल सब पे, जो बेसिकली मटिया होता है जो कि लगा हुआ रहता है, चॉकलेट कलर का जो रहता है लगा हुआ, उसको वो माइका या पोर्सिलीन का बना हुआ होता है, तो वो इंसुलेटर ही है, उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा। तो किसके थ्रू फ्लो करता है तब, ग्रेफाइट के थ्रू। ग्रेफाइट आप लोग जानते हैं जो पेंसिल होता है, पेंसिल के बीच में जो ब्लैक कलर का होता है उसे कहते हैं ग्रेफाइट, उसके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग जिसके माप के लिए किया जाता है वह है सापेक्ष घनत्व और मात्रा, विलीन जल प्रतिशत या जल की उपस्थिति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रिलेटिव डेंसिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सापेक्ष घनत्व होगा। अगला क्वेश्चन है, एलसीडी टीवी में एलसीडी क्या मतलब है, यानी कि एलसीडी टीवी जो होता है उसमें एलसीडी का क्या मतलब है, लार्ज क्लियर डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या लॉन्ग चैनल डिस्प्ले या लिक्विड क्लियर डिस्प्ले। इसका राइट आंसर होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि एलसीडी का सिंपल में फुल फॉर्म वो पूछ रहे थे। अगला क्वेश्चन है, लोड भार में कैपेसिटर बैंक का प्रयोग होता है, यानी कैपेसिटर बैंक अक्रॉस द लोड इज यूज्ड। क्यों यूज किया जाता है, फॉर इंप्रूविंग द वोल्टेज, यानी वोल्टेज को इंप्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, या फिर फॉर रिड्यूसिंग पावर फैक्टर, या पावर फैक्टर को कम करने के लिए, और फॉर इंप्रूविंग पावर फैक्टर, या फॉर क्विक स्टार्टिंग ऑफ द मोटर, या फिर तुरंत क्विकली स्टार्ट हो जाए मोटर इसलिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर रिड्यूसिंग द पावर फैक्टर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत करंट के किस प्रभाव द्वारा जनरेटर एवं मोटर दोनों कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय। देखिए ऑप्शन नंबर ए में था फिजिकल, बी था केमिकल, सी है मैग्नेटिक और डी है हीटिंग। तो जनरेटर हो या मोटर, दोनों क्या करता है, किस पे काम करता है, चुंबकीय प्रभाव पे, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट पे। ठीक है, तो उससे बेसिकली फ्लक्स जनरेट होता है और फिर करंट जनरेट होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सबसे कम फ्लैश पॉइंट किसमें होता है, डीजल में, केरोसिन में, पेट्रोल में या फर्नेस ईंधन में। तो राइट आंसर होगा फर्नेस ईंधन में, यानी फर्नेस ऑयल में। अगला क्वेश्चन है, मैगर उपकरण का प्रयोग किसके माप हेतु किया जाता है, लीकेज रेजिस्टेंस के द्वारा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस या लाइन करंट या लाइन वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर होगा लाइन करंट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन इस पर काम करता है, ऑटो साइकिल पे, कार्नेट साइकिल या डीजल साइकिल या रैनकाइन साइकिल पे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रैनकाइन साइकिल पे काम करता है पेट्रोल इंजन। ये सब याद रखिएगा, बेसिक सब क्वेश्चन है। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड नियम जो होता है लागू होता है जनरेटर में, डीसी मोटर में, अल्टरनेटर में या ट्रांसफार्मर में। तो इसका राइट आंसर होगा जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है वो डीसी जनरेटर में यूज होता है, और राइट हैंड रूल जो होता है वो मोटर में एप्लीकेबल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जो बेसिकली द कलर कोड ऑफ ए रेजिस्टेंस ब्लैक रिप्रेजेंट्स है। ब्लैक कलर का जो कलर कोड होता है रेजिस्टेंस का वो क्या होता है, तो शून्य होता है, ये याद रखिएगा।
सब कुछ पढ़ाया गया है हमारे पेड बैच में। अगर आप चाहते हैं बैच में ज्वाइन होकर के प्रिपरेशन करने के लिए तो एक बार ज्वाइन होकर के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके SK ट्यूटोरियल ऐप पर। अगर आप लोग बैच में जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और बेसिकली ऐप में लॉगिन करके स्टोर पे क्लिक करके टेक्निकल अटेंडेंट का पोस्ट के लिए अलग से बैच बनाई गई है, उस बैच में इनरोलमेंट लेकर के अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा में पीतल का रंग उड़ जाता है क्योंकि वायु में निम्नलिखित में से कौन सा गैस उपस्थित रहता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है हाइड्रोजन सल्फाइड, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है नाइट्रोजन। राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, एक बॉडी के गति समय का ग्राफ समय अक्ष के समांतर सीधा रेखा, इसका मतलब है कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, या फिर वेरिएबल स्पीड से चल रहा है, या कैरिएबल एक्सेलरेशन है। वेरिएबल होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग इसको देख लीजिएगा सर्च करके, आई थिंक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सीमन अथवा MHO डैश इकाई है, ठीक है, यानी कि सीमन या महो जो है किसका इकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा इस कंडक्टेंस का। किसका होता है? कंडक्टेंस का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस का उल्टा क्या? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस तो होता है R, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम। और रेजिस्टेंस को अगर पलट दीजिएगा ना तो लिखिएगा 1/R, और 1/R को पढ़ते हैं हम लोग कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या? ओम। तो कंडक्टेंस को पलट दिए रेजिस्टेंस को ही ना, तो इसको भी पलट दीजिएगा ऐसे करके, सिंबल जो हो गया ये हो गया महो, इसी को सीमेंस भी बोलते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अगर एकल प्रवास्था मोटर का कैपेसिटर मोटर को शॉर्ट करता हो तो यह शुरू नहीं होगा, बी यह चलेगा नहीं, सी मोटर विपरीत दिशा में चलेगा, या डी कम RPM में मोटर उसी दिशा में चलेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि द मोटर विल रन इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, विपरीत दिशा में चलेगा। अगला क्वेश्चन है, विताल व्यरंजन प्रक्रिया के बाद धातु सख्त हो जाती है और अधिक डैश हो जाती है, भंगुर, मृदु, लचीला या सख्त। देखिए, भंगुर को अंग्रेजी में ब्रिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटल कहते हैं। ब्रिटल मतलब जो फट से टूट जाए, कट कट करके, ठीक है। ऑप्शन है, आफ्टर हार्डनिंग प्रोसेस द मेटल बिकम्स हार्डेंड, मेटल जो होता है वो हार्डेंड हो जाता है। ऑल्सो विल बिकम मोर, क्या हो जाता है? ब्रिटल, डक्टाइल, मिलिएबल, टफ। तो टफ मतलब तो जानते ही हैं कठोर, मिलिएबल और डक्टाइल आप जानते ही हैं। तो ब्रिटल का मतलब होता है बेसिकली, मिलिएबल मतलब होता है लचीलापन, ठीक है, मिलिएबल मतलब लचीलापन, स्ट्रेचबल, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होना। डक्टाइल प्रॉपर्टी जो है इसको पीट करके जो है ना बेसिकली वायर के रूप में बनाया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। ब्रिटल तो टूटने वाला, भंगुर, ठीक है, जिसको थोड़ा सा ठोके टूट जाए वो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कच्चा पेट्रोलियम तेल डैश तेल होता है, यानी कि प्राइमरी, फॉसिल, ए एवं बी दोनों, या सेकेंडरी। तो इसका राइट आंसर होगा कि प्राइमरी और फॉसिल फ्यूल्स दोनों होता है वो। क्रूड पेट्रोलियम जो होता है ये प्राइमरी और फॉसिल फ्यूल्स दोनों होता है। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा में निम्न में से कौन सा धातु प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम, बी है थोरियम, सी है नियोबियम और डी है इनमें से सभी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियर एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कौन सा इसको यूज किया जाता है? देखिए, यूरेनियम का मेन मुख्य रूप से यूज किया जाता है, ठीक है, यूरेनियम का मुख्य रूप से यूज किया जाता है। क्लियरली इस चीज को आप लोग समझ रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हालांकि यहाँ ऑप्शन नंबर डी भी दिया गया है, यूरेनियम, थोरियम। एक बार चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग खुद से भी। एक शरीर सीधी रेखा में 22 सेकंड में 198, ठीक है, मीटर की दूरी तय कर सकती है, तो शरीर की गति क्या होगी? अब आई थिंक जो है ना, अच्छा चलिए देखिए, कहता है ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर इन स्ट्रेट लाइन इन 22 सेकंड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी? वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी क्या होगा? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 9 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक 22 नमा
ठीक है, डिस्टेंस इंटू टाइम कर दिए तो ये 9 मीटर पर सेकेंड है। स्थापित परीक्षण विधि का प्रयोग सामान्यतः पता लगाने के लिए किया जाता है, क्या चीज़ का पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कोर डिफेक्ट्स, सरफेस डिफेक्ट्स, सुपरफिशियल डिफेक्ट्स और टेम्पोररी डिफेक्ट्स। देख लीजिएगा इसको चेक करके एक बार, यानी कि डाई पेनिट्रेट मेथड जो होता है जनरली यूज किया जाता है किस चीज को लोकेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर पीतल जिसका मिश्र धातु है वह है ताम्र एवं जस्ता, ताम्र और जस्ता, या फिर ताम्र टीन एवं जस्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर एंड जिंक का। अगला क्वेश्चन है गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोइड्स का प्रयोग निम्न में से कौन सी झलाई प्रक्रिया के लिए किया जाता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज्ड कंज्यूमिंग इलेक्ट्रोड्स। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका होगा आई थिंक TIG मैनुअल आर्क, मैनुअल आर्क होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका। अगला है एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से प्रकाश स्रोत में कम आयुर्बल होता है? तो मरकरी वेपर में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युतीय ऊर्जा को मशीनरी ऊर्जा में बदलने हेतु इस्तेमाल होने वाला उपकरण है जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर या अल्टरनेटर। तो इसका आंसर होगा विद्युत ऊर्जा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर का। अगला क्वेश्चन है किसके निर्माण के लिए लकड़ी मुख्य कच्चा माल है? तो कागज का उपयोग करने के लिए। 1 जूल के बराबर है 10⁵ अर्ग या फिर 10⁻³ अर्ग या 10�7th अर्ग। तो राइट आंसर होगा 10�7 अर्ग। अगला क्वेश्चन है हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर के भीतर विद्युत क्षेत्र है 0, तो राइट आंसर होगा 0। अगला क्वेश्चन है बकलोज रिले का प्रयोग किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है? ये हिंदी में है लेकिन इसका राइट आंसर होगा बुचहोल्ज रिले इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। तो किसका प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है मोटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर या ट्रांसमिशन लाइन। तो इसका आंसर तो आप लोग जानते ही होंगे, राइट आंसर होगा ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए बुचहोल्ज रिले का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन अब जो है वो नॉन टेक्निकल से है। देखिए आप सभी को पता है एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में भी कि 75 क्वेश्चंस रहते हैं आपका टेक्निकल से और 25 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल से रहता है। नॉन टेक्निकल में जो है बेसिकली आप सभी को देखने को मिलता है 15 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के और 10 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के। तो शायद पहले जनरल अवेयरनेस ही है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन है लोकसभा में सदस्य उनके भाषणों किसको संबोधित करता है? भाषण को, प्रवक्ता को, स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को या प्रधानमंत्री को? तो राइट आंसर होगा स्पीकर को। क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है जनरल अवेयरनेस में, देख लीजिए बहुत बेसिक सब रहता है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। अगला क्वेश्चन है बेसिकली हु इज द ऑथर ऑफ रामायण? रामायण को कौन लिखा था? तो वही है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कालिदास ने, बाणभट्ट ने, वाल्मीकि ने, वेद व्यास ने। तो सिंपल सी बात है वाल्मीकि ने। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट खेल में 10 ओवर में रन की दर, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, सॉल्व करने वाला है, इसको करिएगा। प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है, सबको जानता है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन कौन सा होगा? लोकसभा के सदस्य होना या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना। ठीक है, तो ये सब तो कंडीशन है लोकसभा के 35 वर्ष से कम आयु से कम नहीं, भारत के नागरिक होना, तो ये सब तो कंडीशन चाहिए। लोकसभा के सदस्य होना और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के पहले साइबर सुरक्षा प्रमुख पद पर किस को नियुक्त किया गया? तो दिनेश भट्टाचार्य होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बेसिक सा है, इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। दिए गए वाक्य में सटीक यानी कि नॉर्मल रीजनिंग का क्वेश्चन है, सटीक शब्द चुने WH से रिलेटेड। विच एनिमल डू यू लाइक? राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में रॉ एवं कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं?
तो उसको वर्कशीट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भूमि सीमाएं रखने वाले एकमात्र कौन सा भारतीय राज्य है? तो मिजोरम। अभी ऐसे भी बांग्लादेश वाला न्यूज करंट में चल रहा है, तो करंट अफेयर्स देख लीजिएगा अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ओरेकल, जावा, मैटलैब, पोंटियम। ठीक है, प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ठीक है, जावा, मैटलैब तो है, ओरेकल और पोंटियम में डिफरेंस लग रहा है। पोंटियम आई थिंक नहीं होना चाहिए, या एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। ये सब जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका वर्गमूल कितना होगा बताना है निकाल करके। ये सब मैथ्स का बेसिक क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एफडीआई का फुल फॉर्म फिर पूछ दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये थे टोटल 100 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपने पूरा 100 क्वेश्चंस को देखा और समझा भी सभी चीज़ों को, और आपको टेक्निकल अटेंडेंट के क्वेश्चंस को देख करके एक आइडिया लग गया होगा। टेक्निकल के भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहते हैं, और नॉन टेक्निकल के तो हलवा रहते हैं। ठीक है, वो कोई भी खा सकता है, यानी कि ये हलवा को कोई भी सॉल्व कर सकता है नॉन टेक्निकल वाले सेक्शंस को। थोड़ा बहुत जो एग्जामिनेशन वगैरह का प्रिपरेशन कर रहा है वो लोग, अब ऐसा नहीं कि जो कुछ कर ही नहीं रहा है उसको दे देंगे तो वो तो उससे तो नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ टेक्निकल का भी प्रिपरेशन हो जाएंगे। अगर आप लोग भी चाहते हैं प्रिपरेशन करने के लिए अच्छे से टेक्निकल अटेंडेंट के पोस्ट के लिए IOCL में जो वैकेंसी निकली हुई है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ SK ट्यूटोरियल ऐप पर। जल्द से जल्द गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करिए और हमारे बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। स्पेशल डिस्काउंट 50% का आप लोग पा सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। और किसी भी तरह का एडमिशन से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप लोग हमारे दिए गए एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।